सभी भाइयों को सुबह की राम राम। सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मानवेंद्र प्रियदर्शी। मैं आपको अभी हमारे नवीनतम ब्लॉग महाबोधि टाइम्स की तरफ से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारा बिहार में जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में बात करने के लिए अभी सुबह हम और हमारे साथी मिस्टर समीर राजभगत जी साथ में खड़े हैं कैमरे के पीछे। उस पर बात करने के लिए हम लोग अभी आए हुए हैं कि बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति का जो विज्ञापन निकला था, जिसमें बम्पर वैकेंसी लगभग 69,000 सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों का वैकेंसी था उसमें, ठीक है। लेकिन सरकार की जल्दबाजी के कारण, सरकार की गलती के कारण, या जो मान लीजिए कि बिहार सरकार के जो अफसर हैं उन लोगों की गलती के कारण हमारे बिहार के युवाओं के साथ, युवतियों के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया जा रहा है। इसको ऐसे समझने का कार्य करिए कि पहली बात तो बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया गया। अगर डोमिसाइल नीति लागू होती तो बिहार के युवाओं को 90% कम से कम नौकरियां, यहाँ की लोकल हमारे भाइयों और बहनों को, बिहारियों को नौकरी मिलने का काम होता। अगर आपको बाहरी लोगों को, स्टेट के दूसरे राज्यों को, अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी देनी थी तो उनके लिए 10% कोटा रखते, 15% कोटा रखते। लेकिन ये पूरा ओपन कर देना, पूरे देशवासियों के लिए ओपन कर देना बिहार के हित में नहीं था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अन्य राज्यों को युवाओं को मौका नहीं देंगे, मौका दीजिए, लेकिन उनका एक संख्या, उनका कोटा निर्धारित होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए उसका। ओपन 100% नॉट ओपन, शुड नॉट बी ओपन टू ऑल। तो बिहार में अभी भी सरकार के पास मौका है। बिहार सरकार अभी फिर से बोल रही है कि मैं शिक्षकों का 6 to 8 क्लास वालों का और अन्य माध्यमिक स्कूलों में, सभी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में दोबारा शिक्षक नियुक्ति और भी शिक्षकों की भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन निकालना चाह रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। यहाँ की नौकरियों में 90% जो प्रावधान है नौकरियों का, वो सिर्फ बिहारियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। सवाल नंबर दूसरा, लेकिन हम यहाँ पे काउंटर करना चाहेंगे। क्यों, बताइए। तो दूसरे राज्य क्या हमारे देश के नागरिक नहीं है, मतलब कि हैं हमारे देश के ही ना जी। ठीक है, आप 10%, 15%, 25% तक ले लीजिए, तो फिर है ना वो 85% में भी है ना फाइट भाई। ओपन मतलब बिहारियों के लिए 85 बोल रहे हैं, रखिए। हाँ, अच्छा, और बाकियों के लिए इतने रखिए। हाँ, बाकी अन्य स्टेट से भी हम मौका देना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा 100% मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी बेरोजगारी की बहुत ही गंभीर समस्या है। ये पूरे देश लेवल पे समस्या है। तो देश में भी बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपने यहाँ डोमिसाइल नीति लागू किए हुए ऑलरेडी हैं। तो हम लोग बिहार जैसा राज्य जो खुद यहाँ से मतलब लोग पलायन करते हैं रोज़गार के लिए, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाते हैं, तो हम लोग का युवा मतलब को अगर शिक्षक बनने का मौका मिल रहा था, तो उसमें आप डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं करेंगे तो हमारा युवा शिक्षक भी नहीं बनेगा। तो फिर वही आप क्या चाहता है बिहार सरकार, कि बिहार का युवा वही सूरत में जा कर के फैक्ट्री में लोहा पीटे? ठीक है, तो 10,000 में, 12,000 में, 14,000 में। अच्छा, अभी बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आया, उसमें कितने प्रतिशत, मतलब अभी रिजल्ट आया ना जी? हाँ, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें पहले तो बिहार सरकार को नोटिफिकेशन यह देना चाहिए था कि बिहार सरकार के जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, मतलब देखिए कोई भी वैकेंसी निकलती है तो किसी भी पहले से जो नियुक्त शिक्षक होते हैं या कोई भी होते हैं, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाता है कि हाँ आप भर सकते हैं। लेकिन सरकार को एकदम बिल्कुल ही ओपन करके यह निर्देश देना चाहिए था कि बिहार में जो पहले से शिक्षण कार्यों में मतलब नियुक्त हैं, जो चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, उनको इस वैकेंसी का फॉर्म भरने का अलाउ नहीं करना चाहिए था। आप बोलिए कि क्यों नहीं करना चाहिए था, ओपन होना चाहिए, कंपटीशन शुड बी ओपन। लेकिन अगर आप समझिए चीज़ों को कि हम लोग बेरोजगारी के बहुत ही गंभीर दंश से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रुकावट देना पड़ेगा। जैसे कि डोमिसाइल नीति हो गया, कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करते, पहला ये हो गया। सेकंड की जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनको इसमें फॉर्म भरना अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि भैया ठीक है आप लोग को नौकरी हम दिए हुए हैं, आप लोग इसमें
उनको वो लोग भी आप समझिए कि बिहार सरकार का जो पहले से नियोजित शिक्षक है उन्होंने फॉर्म क्यों भरे? अपग्रेडेशन के लिए, क्यों भाई उनका कुछ नहीं, वो नियोजित शिक्षक हैं, वो परमानेंट शिक्षक नहीं है। बिहार सरकार के राज्य कर्मी अभी वो परमानेंट 100% नहीं है। तो राज्य सरकार क्या परमानेंट, वो 60 साल के लिए है ना कॉन्ट्रैक्ट, उनका तो हुआ ना जी परमानेंट एक तरीके हाँ, उनका पैकेज भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। तो मतलब मुख्य रूप 50,000 के करीब सैलरी है, तो क्या चाहिए? तो अभी नया वाला सैलरी में भी ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, पैकेज कमी है, लेकिन उन लोगों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और भरे, और बहुत सारे बृहद पैमाने पे वो सफल भी हुए हैं। जो लोग पहले कहते थे कि मतलब ये नियोजित शिक्षकों में टैलेंट की कमी है, तो सभी नियोजित शिक्षकों में टैलेंट की कमी नहीं है। अरे 5% में हो सकता है। हाँ, 5% नहीं, हो सकता है 50% नियोजित शिक्षकों में भी कमी हो। लेकिन यह भी बोला गया कि नियोजित शिक्षकों को जो है कम नंबर पे, कम कट ऑफ पे उठा लिया गया है। तो सरकार की मंशा थी कि सभी को रोजगार दे। सरकार की मंशा पे मैं सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ सरकार की मंशा पे कि सरकार रोज़गार नहीं देना चाहती थी या सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहती थी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार को ऐसी मंशा रहती तो सरकार नियोजित मैंने इतना बड़े पैमाने पे वैकेंसी नहीं निकालती और इतनी जल्दबाजी नहीं करती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी चीज़ में। इससे सरकार को ये कहना चाह रही है कि हमको जल्दी है भाई, आई नीड टीचर्स, हाँ, गवर्नमेंट नीड मोर टीचर्स ब्रो, बात समझिए। हाँ, अभी मोर क्वालिफाइड टीचर्स, अभी बिहार वो जल्दी कर रहे हैं ना कि भाई हमको चाहिए इतने लोगों का स्लॉट, 1 लाख लोगों का काउंसलिंग करवा के जल्दी से उनको ट्रेनिंग पे भेजना है भाई। सही बोल रहे हैं। तो अभी बिहार सरकार का ये भी ऑफर है कि अगर आप सरकारी स्कूलों में एज ए गेस्ट टीचर भी पढ़ा सकते हैं, आपको सेम डे का 300-400 रुपये, समझे, ये भी है व्यवस्था। सरकार लगातार, बिहार सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं तो वो शायद नहीं चाहते हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। या अगर मान ली बीपीएससी के द्वारा फॉर्म भराया गया तो एग्ज़ाम्स वगैरह भी ठीक हुए, ठीक है, एग्ज़ाम्स भी वो भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ, ये भी बहुत सराहना किया गया। बहुत सारे सेंटर्स जो है इस बार धांधली नहीं हुआ, पेपर कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन अभी जो नया जो टेक्निकल गड़बड़ियाँ सामने खुल करके आ रही हैं कि कोई लोग बोल रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी आपको झारखंड के एक जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे वो पास कर गए, उनको एडमिट कार्ड मिल गया, जबकि वो और उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम पात्र ही नहीं है। तो सरकार देखिए कि उनको अब पात्र नहीं घोषित कर पाई। उनको पता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट हो जा रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र कैसे दे दिया जा रहा है। लूप होल्स है, ये लूप होल्स है। ये उत्तर प्रदेश का भी एक मतलब जो है एक हुए पश्चिम बंगाल के शायद चितरंजन जी, ऐसे ही कुछ नाम है कैंडिडेट का। तो इन लोगों का जो है ना स्टेट पास नहीं थे ये। अब स्टेट अगर पास नहीं है 11 to 9 6 to 8 के लिए, ये सब क्लासेस के लिए, तो कैसे उनकी नियुक्ति आपने दे दिया सिर्फ बीपीएससी के आधार पे? कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो रहा है? और तमाम आपको बोर्ड पे बीपीएससी का जो ऑफिस है उसके बाहर में लोग युवा जो है आपके पास जाके डेली प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप में बहुत सारी कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं। तो अब उन गड़बड़ियों को सुधारने का सबसे बड़ा उसमें मुद्दा हमारा है कि डोमिसाइल नीति को ख़त्म किया जाए, मतलब डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए बिहार में, कि बिहार के युवाओं को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो बीएड के जो अभ्यर्थी थे, अच्छा एक मैं पॉइंट बताना भूल गया कि उसमें सरकार के ऊपर इसलिए सवाल खड़े हुए हैं कि सरकार ने जो नियोजित शिक्षक को बोला तो 28,000 नियोजित शिक्षक ही उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो उतनी बड़ी संख्या में जब आप वैकेंसी निकाले तो पहले से अगर नियोजित शिक्षक बिहार सरकार में सेवा दे रहे थे, अगर उनको पहले से रोज़गार था तो दोबारा उन्हीं लोगों को रोज़गार आप दे दिया आपने। आपका जो टारगेट था वो तो पूरा नहीं हुआ। आप पहले से शिक्षक भर्ती किए हुए थे, वही शिक्षक फिर से लाइन में आ गए और आप अपना पीठ थपथपाने लगे कि मैंने इतना नियुक्त किया। तो ये तो घोटाला है ना एक तरह का, समझ रहे हैं? ये लूप होल्स है, ये आपने गड़बड़ी की, इसलिए आपके ऊपर ये सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपकी मंशा नहीं थी कि सबको रोज़गार दें, लेकिन ये जो 28,000 जो नियोजित शिक्षक ही दोबारा नियुक्ति लेने के लिए खड़े हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, इन पर रोक लगाना चाहिए था। अब उसके अलावा 14,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे राज्यों के सिलेक्ट हो गए हैं। तो बिहारियों को क्या मिल रहा है? बाबा जी का ठुल्लू थमा दे रहे हैं आप बिहारियों को, बिहार के युवाओं को।
तो इस तरीके से अभी देखिए सरकार बोल दी कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं मौका देता हूँ, तो ये मौका आपने दे दिया और स्टेट वगैरह में वो पास ही नहीं किया, उसकी डिग्री फाइनल हुई ही नहीं, तो वो भी फंस गया। ये भी एक पेच है। उसके अलावा आपने ये जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो लगभग 2-2.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएड के कैंडिडेट थे जिन्होंने प्राइमरी के लिए आवेदन दिया था, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, और वो अभी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। दोस्तों बात को समझिए, उनका रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि बीएड वाले को जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो जब आपका विज्ञापन निकला था तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था ना। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो उससे पहले आप विज्ञापन निकाल चुके थे, तो फिर इन लोगों को आपने छांटने का काम क्यों किया? बीएड वालों को क्यों नहीं आपने रिजल्ट जारी किया? ये आपका मंशा पे सवाल खड़ा होता है यहाँ पे, सरकार की मंशा पे, ठीक है। और सरकार को शासन बाबू, हाँ, सरकार को गुमराह भी कर सकते हैं अधिकारी लोग, समझ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आप मूर्ख लोग नहीं है कि आपको गुमराह कर दिया जा रहा है। गुमराह कर देगा अधिकारी, कैसे गुमराह कर देगा सरकार को जी? चला कौन रहा है हमारा देश? होता है, मतलब लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे बिहार सरकार कर सकती है, वो भी चुनाव के समय में। क्या बिहार के युवाओं को मूर्ख समझ रही है सरकार? किसको मूर्ख समझ रही है, सोचिए। सवाल ये खड़ा होता है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? बिहार सरकार कहाँ पे थे? नीतियों पे कि ये जो चल रहा है, जो सरकारी मतलब इस पे सरकार है जो क्या काम कर रही है इस पे, मतलब बहुत सारी नीतियों पे। हाँ, तो बिहार शिक्षा नीति पे क्या बोलना है आपका? फाइनल टेक कीजिए, 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चलेगा। देखिए अभी उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इस तरीके से बीएड वालों के साथ आपने अन्याय किया, ठीक है। मैं मुद्दे पे आया याद करके, ठीक है। बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ आपने अन्याय किया, आपने उनको प्राइमरी शिक्षक बनने से वंचित किया, और आप ये जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह से भी हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि अगर आप बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे अगर आप रोक दिए हैं तो आपका विज्ञापन पहले निकला हुआ था, आपको लेना पड़ेगा उन लोगों को, उनको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सरकार का नीति एक और भी गलत हमको लगा कि पूर्व में बिहार सरकार ने शिक्षक के लिए जो विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन में था कि सीटेट पास करिए और बिहार सरकार में ये शिक्षक बनिए, क्योंकि उन्होंने सारा अन्य जो एग्ज़ाम्स था उसको कैंसिल कर दिया था। बोला था कि सिर्फ सीटेट के आधार पे आपका जो है ये बिहार सरकार में नियुक्ति दिया जाएगा। लेकिन जब सीटेट पास कर गया अभ्यर्थी तो बिहार सरकार ने रूल लेकर आ गए कि बीपीएससी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए बिहार के युवाओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है, बहुत ही गंदा। इसलिए मैं इस पे उद्वेलित हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और नई भर्तियों में डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए, तभी आप यहाँ के लोगों के साथ, युवाओं के साथ न्याय कर सकते हैं। आप देखिए खान सर का भी आया है, उनका भी वायरल हो गया है कि खान सर ने तुरंत पैकेज जारी कर दिया और ट्वीट किया उन्होंने कि क्या बोलते हैं 799 में पैकेज लीजिए 999 में पैकेज लीजिए, बिहार सरकार में निकली बम्पर वैकेंसी, आइए तैयारी कीजिए। हैं उनको तो कम यूट्यूबर ज़्यादा है जो पैकेज बेच रहे हैं, सीधे सीधी बताइए। उनको तो सीधा सीधी ये कहना चाहिए था कि डोमिसाइल नीति लागू करिए, समझ रहे हैं कि ये बिहार के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। उनको बिहार के नाम से लोग जानता है, खान सर का लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आपने युवाओं के माने पक्ष में, हित में एक बात उठाने का काम नहीं किया, सीधा पैकेज बेचने लग गए। पैकेज बेच रहे हैं 799 का। क्या खान सर, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। तमाम मैं तेजस्वी यादव से अनुरोध करना चाहता हूं और सभी भी जो भी हमारे नेतागण हैं, नीतीश कुमार जी से, कि आपने तमाम लूप होल्स को आप सही करिए और इस तरीके का जो कृत्य आप सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझे। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको लोकसभा के चुनावों में और अगले चुनावों में आप इसका गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सरकार चेत जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि जो अभी सरकार में जो फासिस्ट सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनको भी मैं सही नहीं मानता हूं। वो और बुरे लोग हैं, इन लोगों से भी बुरे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी भारत में बेरोज़गारी का गंभीर
समस्या पैदा कर दिए हैं। वो 45 साल 50 साल के उच्चतम स्तर पे हमारा बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड है। सरकार जो भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी में सब कुछ में उच्चतम स्कोर अभी कर रहा है भारत। बिहार सरकार की एक संस्था हुआ करती थी जो हर एक साल या 2 साल 5 साल पे बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करती थी। उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने भंग कर दिया है। वो बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करने वाली जो संस्था है वो ख़त्म हो गई है। अब ये आंकड़ा ही नहीं जारी हो रहा है। IBPS का पहले 40-40 हज़ार वैकेंसी निकलता था, जिसको आज की डेट में 5,000 वैकेंसी पे सीमित कर दिया उन्होंने। तमाम बैंक्स थे उन लोग जो बैंकों का मर्जर कर दिया इन्होंने। बैंक्स कितने ही दिवालिया हो गए हैं और बैंकों को बचाने के लिए बैंकों से कर्जा दिलवाया पूंजीपतियों को। और जब बैंक डूबने लगे तो नोटबंदी करके आम लोगों का पैसा निकाल करके और फिर से बैंक को अमीर कर दिया। उसके बाद फिर से पैसा दिलवा दिया, पैसा पूंजीपति लोग लेकर के भाग जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पे विश्लेषण करिए और इस जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको सुधार किया जाए, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मानवेंद्र प्रियदर्शी। अच्छा सर, और अच्छा। ये चैनल कौन सा है? महाबोधि टाइम्स। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ तो ये एंड चैनल पे सपोर्ट। कैसे जुड़ेंगे लोग मतलब जुड़ना चाहेंगे सिर्फ तो आप महाबोधि टाइम्स सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको मिल जाएगा ऊपर में ही। उसको सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। धीरे धीरे हम लोग अपने आप और भी जो समाज से जो क्या है महाबोधि टाइम्स सर? हम लोग का सर मुख्य है कि हम लोग जो गंभीर मुद्दे हैं, जो ज़रूरी मुद्दे हैं समाज से जुड़े हुए, देश और राज्य से जुड़े हुए, उनको हम लोग उठाएं और एक मीडिया पैदा करना, हम लोग एक रोज़गार पैदा करना, हम लोगों का भी कुछ स्वरोजगार हो, हम लोग भी आगे बढ़ें और समाज भी आगे बढ़े। और जो भी जैसे रवीश कुमार क्यों आगे हैं समझे, या फिर देश का जो टीवी चैनल है वो क्यों आगे चल रहे हैं, या जो अभी मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार क्यों आगे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि भैया हम लोग भी समाज में। जेल में है और मतलब आगे नहीं है वो यार, वो सड़ रहा है, वो अपनी कर्मों का फल भोग रहा है। नहीं ठीक है, मनीष कश्यप का जो मतलब सोचिए कि बिहार में उसके फैन फॉलोइंग है देश में, समझ रहे हैं। फॉलोइंग तो यार सनी लियोनी के भी हैं फिर नहीं वो हाँ अब बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ, खलीफा के भी हैं। उसका ऐसा नहीं, देखिए मनीष कश्यप पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ कि क्या कर रहा है बंदा, कुछ नहीं है वो। मनीष क्या बोल रहा है वो, क्या समाज का बहुत अच्छा कर दिया। मैं बताता हूँ, देखिए तमिलनाडु सरकार उसके पीछे पड़ गई एकदम हाथ धो के। हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्यों पड़ी है। उसका वो भी सरकार से, रोजगार से और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया करता था, लेकिन उस मुद्दे के आड़ में ना वो फिर आड़ में और सरकार के हमको भी शुरुआत में लगा कि अरे यार बहुत सही है, इंजीनियर बैकग्राउंड का, सिविल इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है, ही इज डूइंग वेरी नाइस वर्क। आफ्टर सम 3 to 4 months उसको दिखने लगा वो 6 महीने के बाद कि वो फिर तो नवादा में घेरा भी उसको, मार वो करेंगे, तुम बच्चा कहाँ समझ लिया आर्मी का लड़का कि तुम अभी पीट देंगे यहीं पे, उसको घेरा। तो हमको लगा कि हाँ सही तो कर रहा है इसको 2-4 को फेमस हो गया, वायरल हो गया रील, तो ये सोच रहा है हीरो बन गया हम। अब हमको जनता मतलब कि सर आंखों पे वही जनता जूता मारेगा तुमको, समझा। हाँ वो एक्चुअली षड्यंत्रकारी के रूप में आ गया। उसके ऊपर बहुत ही मैंने रासुका लगा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस उसके ऊपर लगा हुआ है पूरा, समझे ना, बहुत भयानक। लेकिन वही पैरवी उर्वी और हाँ NSA लगा हुआ है, तो वो एक्चुअली छुपा हुआ संघी है जो कि देश को तोड़ना चाहता है, नफरत में बांटना चाहता है और सरकार को अस्थिर करना चाहता था। बिहार सरकार मतलब देश का जो नागरिक होता है ना, वो सेक्युलर देश का जो नागरिक है उसको, उसके अंदर सेक्युलरिज्म की भावना होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मनीष कश्यप जैसे लोगों के अंदर जो है ना देश को तोड़ने वाली भावनाएं हैं। अब अभी देश में जो पार्टी है रूल कर रही है, उसका एजेंडा भी यही हिंदुत्ववादी है, लेकिन जा कर के गांधी जी के प्रणाम करती है और दूसरे विदेशों में जाता है तो बोलता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन सोचिए कि देश में उनकी नीति क्या है, इस पर आप विचार करिए। बाकी धन्यवाद रहेगा, थैंक यू। चलिए ओके, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतना अपने विचार को देने के लिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग, ओके एपिसोड में। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। महाबोधि टाइम्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों का अभिनंदन और वंदन। थैंक यू। थैंक यू।